बिहार विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार को कुर्सी पर से हटाना मुश्किल ही नहीं, अब नामुमकिन सा हो गया है। जैसी विधानसभा का रिजल्ट आई है वो हम और आप देखकर इतना ही कह सकते हैं कि बिहार की जनता जिस तरीके से सराहा है वो काबिल तारीफ है नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार सच में कुछ हद तक सर देखेंगे आप तो बिहार में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। हाँ बिल्कुल। अभी हम जिस तरह से बिहार में हम जब बहुत पहले आए, पहली बार आए थे, मुझे लगता है कि लगभग 2009-10 के आसपास था। उस समय मेरा एग्जाम था एक पढ़ा हुआ। उसमें मैं बिहार में आया तो सोचिए कि रात का लगभग वही 12-1 बज गया था। 12 और 1 करीब बज रहे थे। मुझे जहाँ जाना था, किसी के यहाँ जाना था, सोचिए कि मुझे रात भर स्टेशन पर रुकना पड़ा। डर से कोई ऑटो वाला ले जाने को भी नहीं तैयार था कि हम ले ये थोड़ा सा बैक जाएंगे तब पॉसिबल है। 2010 में, 11 में, 9 में ऐसे। हाँ, हालांकि उस समय मुख्यमंत्री नीतीश जी की सरकार थी। सरकार नीतीश की थी। धीरे धीरे बदलाव हो भी रहे थे। और अभी तो देख रहा हूँ कि अगर 1 बजे 2 बजे भी हम आते हैं, किसी भी टाइम पे आइए तो नहीं ऐसा एहसास होगा। हाँ, रैपिडो कर लीजिए या रात में कहीं किसी गली से वो निकाल देगा तो आप आसानी से पहुंच जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बदलाव तो देखने को मिला ही है कहीं कहीं। यानी आप ये मान सकते हैं कि बहुत हद तक क्राइम सही हुआ है ना। और अभी वर्तमान समय में हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह से नीतीश जी की गवर्नमेंट में है ना, या फिर एनडीए की सरकार में जो बिजली की व्यवस्था है, बिहार के मतलब बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां पर शुद्ध पानी और बिजली नहीं मिलती थी। मतलब ये महसूस किया जा सकता है। हम लोग यदि बैक साइड में चले थोड़ा सा पीछे, आज से 15 साल, 8 साल, 10 साल पीछे जी, तो सच में बिजली की बहुत बड़ा समस्या, बहुत बड़ी। एक मोबाइल चार्ज करने के लिए किसी दुकान में जाकर के चार्ज करना पड़ता है, उसको 10 रुपए देना पड़ता था। ये हर जगह की स्थिति थी, है ना। हाँ, अब आज घर घर में बिजली पहुंची। आज तो हम गाँव में बैठे रहते हैं तो सोचिए कि बिजली तो छोड़ दीजिए, वाईफाई की भी अच्छी व्यवस्था हो गई, सब जगह हो गई। जियो फाइबर लगवाइए, आराम से बैठ करके वहां से टेलीविजन देख रहे हैं। कहीं भी आप मैंने कही गई ये बहुत सुविधाएं हुई है। और शायद इसी का परिणाम नीतीश कुमार को मिला है ना। निश्चित रूप से इस बार विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार से नीतीश जी, जो कि जो जेडीयू है अपना, सोचिए कि जेडीयू की कुल मिलाकर 85 सीटें निकली है। पूरे एनडीए की सीट की अगर हम बात करें तो 202 सीट अभी एनडीए सरकार ने लाई है, जिसमें कि बीजेपी का जो सीट है वो 89 सीट है। और कहीं न कहीं जो आरजेडी की बात कर रहे हैं हम, जेडीयू की बात कर रहे हैं, माफ करिए, जेडीयू की भी 85 सीट है। तो नीतीश जी का जो विश्वास है वो लग रहा है कि बिहार की जनता में, और बिहार की जनता का जो विश्वास है वो मुझे लग रहा है कि नीतीश जी में भी तो अभी मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में किसे देखना आप पसंद कर रहे हैं, नीतीश कुमार को, या लगता है कि कोई और आ सकता है? देखिए, कहीं न कहीं बिहार की राजनीति जो समझना है, जिस तरह से कई वर्षों से लगातार, अब तो 10वीं बार अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो 10वीं बार नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार ही एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार 10 बार शपथ ग्रहण लेंगे। 10वीं बार शपथ ग्रहण, ये अपने आप में एक चैलेंजिंग चीज है कि एक मुख्यमंत्री लगातार गप नहीं हुआ है, लगातार 10वां बार शपथ ग्रहण लेंगे। 9 बार ऑलरेडी ले चुके हैं। तो ये कहीं, तो मुझे लगता है कि नीतीश जी इसको अच्छी तरह समझ रहे हैं, भली भांति वो समझेंगे भी बिहार को, और मुख्यमंत्री बनते हैं तो कहीं लाभ भी होगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं। एक इंटरेस्टिंग बात सर और है, मैं इस चीज को बहुत बेहतर मानता हूं। अभी मैं पिछले कुछ सालों से, कुछ जो जैसे 5 सालों में चुनाव हो रहा है, तो पिछले 5 साल 10 साल से मैं ये देख रहा हूं कि भारत में या भारत के किसी राज्य में जो गठबंधन की सरकार बन रही है वो बेहतर काम कर रही है। सरकार पर भी उसका दबाव रहता है, और मुझे लगता है कि पूर्ण बहुमत से किसी की सरकार नहीं बन रही है तो मेरे दृष्टिकोण में वो कहीं कहीं अच्छा है, क्योंकि दोनों दबाव रहते हैं। इससे युवाओं को भी फायदा मिलता है, इससे जनता का भी फायदा होता है, क्योंकि जब 2 विचारधाराएं होती हैं, दोनों में आपस में सामंजस्य होता है, तो दोनों अपने अपने हिसाब से जनता के प्रति, युवा के प्रति सोचते हैं। आरजेडी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जैसे तेजस्वी यादव ने जितनी मेहनत करी, सभाएं करी, उसका परिणाम नहीं निकल पाया, जनता कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया, या फिर जो भी कारण रहे, कारण तो स्पष्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि जनता ने बहुत सराहा था तेजस्वी यादव को, है ना। भीड़ की संख्या आप देख रहे होंगे, लेकिन आके 35 सीट पे सिमट जाना, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है, बहुत बड़ी चिंता। कहीं कहीं आरजेडी को इस पर मंथन करना चाहिए था, और मंथन कर रहे हैं। होता क्या है कि अब वर्तमान में अगर हम विकास की बात करते हैं, जिस प्रकार से बिजली, पानी, सड़क, जो मूलभूत हमारी आवश्यकताएं होती हैं जो जनता के लिए, निश्चित रूप से इसमें नीतीश जी अपना अहम रोल निभाए हैं। तो हो सकता है कि उसका परिणाम रहा हो जिसको जनता भूल नहीं पाती है। और आजकल बहुत सारी सुविधाएं भी हैं, हमारे बिहार में हो या यूपी में हो या भारत के कहीं भी कोने कोने में हम देखते हैं जो गरीब तबके के लोग हैं
जिनको कि अब तो फ्री में राशन भी उनको उपलब्ध हो रहा है, 5 किलो 10 किलो अपने जो भी राशन मिल रहा है, तो उसका भी एक प्रभाव देखा जा सकता है। सर सोचने वाली बात थोड़ी सी ये है कि हम लोग का जो विधानसभा चुनाव जब अनाउंस हुई और चुनाव से मात्र कुछ ही दिन पहले महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपया ट्रांसफर किया गया, क्या ये चुनाव पर प्रभाव डाला है? क्या इफेक्ट किया, लगा है कि नहीं इसके वजह से कुछ मत जो है कहीं न कहीं हर सरकार के अपने लुभावने अवसर होते हैं। हाँ। और निश्चित रूप से इसका परिणाम तो पड़ता ही है। हाँ। और वो पड़ा है, ये पड़ा है। मैंने देखा 2009 के आसपास, उस समय भारत 2008 वाली जो मंदी थी उससे भारत बहुत कम प्रभावित हुआ। हाँ। बाद में आगे चल करके जब कर्ज माफ किए जाते हैं किसानों के, किसान कितना कर्ज लेता है? किसान 10,000 5,000 20,000 हाँ वही करो, उससे ज़्यादा क्या लेगा? उसमें जब कर्ज माफी हुई तो स्वाभाविक रूप से कहीं कहीं परिणाम तो पड़ा ही पड़ा। सरकार भी कहीं न कहीं कांग्रेस की बनती है, तो निश्चित रूप से परिणाम तो पड़ता ही है, उसका प्रभाव तो रहता ही है। तो 10,000 कहीं ना कहीं इफेक्ट किया, इफेक्ट डाला है। और यही 10,000 जो अकाउंट में महिलाएं का गए, पुरुषों के अकाउंट में भी यदि 10-10 हजार रुपया आ जाता, सपोज कर लीजिए अगर आपके अकाउंट में 10,000 आते, आप क्या करते हैं? बात तो सही है, कुछ तो थोड़ा माइंड एक बात तो होता करता है है कि चलिए 10,000 मिला है तो हमारे एक कोट डालने से जाता क्या है, और ये एक कोट महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर मैंने कहीं ना कहीं प्रभाव डाला है। महिलाएं इसका उपयोग की हैं, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एनडीओ को महिलाओं ने जो वोटिंग किया है उससे एनडीओ को एक बड़ा फायदा मिला है। और एक चीज और देखने को मिला है कि बिहार में अपना अभी शराबबंदी है, शराबबंदी तो शराबबंदी की वजह से भी कुछ महिलाएं जो है नीतीश कुमार को बहुत पसंद करते हैं। परिवार ना टूटे, हाँ। इससे अच्छी बात क्या हो सकता है? शराब व्यक्ति के दिमाग को भी भ्रमित करता है, हाँ। व्यक्ति को बर्बाद करने में अहम भूमिका निभाता है, बिल्कुल। परिवार को तोड़ने में अहम भूमिका निभाता है। और आप देखते हैं कि शराब पीने वाले फिर ये भी नहीं देखते कि हमारा खेत बिका कि घर बिका, क्या बिका, और कितने लोगों को कई एक बीघा बिक गई, खत्म हो गई। कितने लोगों के घर सिर्फ नशे में गुजर गए, बिक गए। मैंने ये देखा कि जिनके 20-20 बीघा 25-25 बीघा या 30-30 एकड़ 40-40 एकड़ खेत हैं, सब बिक गए, सिर्फ ये नशा में बिक गए। तो कहीं ना कहीं ये दारू का बंद होना भी अपना बिहार में नीतीश कुमार को पसंद किया जाने का एक फैक्टर है। अच्छा, यदि हम लोग युवा जाति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जी, तो दारू बंद हो या चालू हो, यंग जनरेशन का बहुत लोगों का उससे प्रभाव पड़ता नहीं, थोड़ा मोड़ा पड़ता है। युवाओं का सबसे मूलभूत जो आवश्यकता है वो है रोजगार का। और रोजगार की संख्या में आप देखेंगे तो पहले के कंपैरिजन में अभी वर्तमान समय में क्या रोजगार की संख्या बिहार में बढ़ी है या घटी है? पहले की संख्या में अगर देखें तो पिछले कुछ सालों से रोजगार की अगर बात करें तो मैंने देखा कि जब आरजेडी का और जेडीयू का गठबंधन था, हाँ। यानी माननीय तेजस्वी जी और माननीय नीतीश जी, जब साथ में इन लोगों का गठबंधन था तो उस समय एक वादा भी किया गया था कि बिहार में हम 10 लाख नौकरियां देंगे। हाँ। हालांकि ये जो वादा किया गया था वो तेजस्वी जी के द्वारा किया गया था। हाँ। उन्होंने ये भी कहा था कि हम बिहार में 10 लाख रोजगार सृजित करेंगे, और 17 महीने के करीब सरकार रही, और 17 महीने की लगभग सरकार भी रही, उसके बाद से हटते भी हैं, लेकिन उसका प्रभाव और उनकी चीजों को नीतीश जी ने बरकरार भी रखा। और सोचिए कि टीआरई 1 जो शिक्षक भर्ती आपका टीआरई 1 है, टीआरई 2 है, टीआरई 3 है, बैक टू बैक मतलब 1.5 साल में लगभग कुल मिलाकर उन्होंने 1.5 लाख प्लस लोगों की भर्ती किया, 1.25 लाख लगभग उन्होंने भर्ती किया। और अभी टीआरई 4 आने वाला है, और टीआरई 4 अभी आने वाला है। उन्होंने फिर 70,000 की, अभी चुनावी वादा वो भी था कि 70,000 हम फिर टीआरई 4 देंगे। तो अच्छा, यही नहीं, आप ये उठा करके देख लीजिए कि पूरे भारत में अगर हम बात करें तो बिहार एकमात्र राज्य जिसने सबसे ज्यादा भर्ती दिया। हाँ। अलग-अलग स्टेट से भी आकर के लोग जॉब कर रहे हैं ना, टीचर वाला आ रहे हैं अलग-अलग। और ये भी एक बदलाव है। हाँ। जहां लोग बिहार में नौकरी करना तो छोड़ दीजिए, बिहार में लोग पैर नहीं रखना मतलब चाहते थे, वहां पर आज के समय में अगर लोग सुरक्षित ना होते तो बिहार में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोग इसमें भरे हुए हैं। शिक्षक भर्ती की बात करें तो जहां पर अब तो डोमिसाइल लागू हो गया, अब तो थोड़ा सा प्रवेश कम हो जाएगा, लेकिन सोचिए कि उसमें डोमिसाइल न तो टीआरई 1 में था, न तो टीआरई 2 में है, न तो टीआरई 3 में है। और उत्तर प्रदेश के लोग आप जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस स्कूल में उठा के देखिए, बिहार के हर प्राइमरी स्कूलों में, हर उच्च प्राथमिक स्कूलों में 9th 10th मतलब आप जहां भी देखिए उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति जरूर मिल जाएगा।
अच्छा, एक पक्ष ये देखें कि अभी हमारी जो भी एनडीए की सरकार बन गई, जी यदि आरजेडी की सरकार बनती, महागठबंधन की सरकार बनती, जी तो रोजगार किस में ज्यादा जनरेट होने की संभावना था, एनडीए में या फिर महागठबंधन में? देखिए, ये बात कहना थोड़ा सा मुश्किल है, चाहे वो एनडीए हो चाहे कोई भी सरकार हो। रोजगार अगर कहीं कहीं वैकेंसी खाली रहती है तो वैकेंसी अगर खाली रहती है तो निश्चित रूप से सरकार देने का प्रयास करती है। किसी की भी सरकार हो तो देगी ही, भर्ती करेगी। देगी और नहीं देगी तो हम बिहारी हैं, हाँ, आंदोलन करेंगे, आंदोलन के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। लेकिन युवाओं में आप देखेंगे, यंग जनरेशन में जो उत्साह था तेजस्वी को लेकर के, वो उत्साह सिर्फ इसीलिए थी रोजगार के मुद्दा पे, और मात्र इतनी कम सीटें पर सिमट गई। तो ऐसा लग रहा है कि लोगों को रोजगार से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं भाई, हमें दूसरे तरीके से हमको विकसित चाहिए। देखिए, ये बात एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बेसिकली जैसे जो चीजें होती है ना कि प्राइवेटीकरण, चीजों को प्राइवेटीकरण कर दिया जाता है। समस्या ये है, हमको समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर हम बात करते हैं, जैसे आप चले जाएंगे हरियाणा में, तो सेना में आपको हरियाणा वगैरह में काफी लोग मिल जाएंगे। बिल्कुल, सेना में वो ज्यादातर रुचि लेते हैं। गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट सेक्टर में अंतर है। प्राइवेट सेक्टर में हमारा कोई नियम नहीं है कि अगर हम किसी कंपनी में जाते हैं तो उसकी मिनिमम सैलरी क्या होनी चाहिए। ऐसे ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं जिसमें 8,000 10,000 में लोग काम कर रहे हैं, मात्र 8-10,000 में काम कर रहे हैं। और आजकल आउटसोर्सिंग के जरिए भी कहीं कहीं कंपनियां जो है भर्ती कर रही हैं, और आउटसोर्सिंग में आपको 1 साल भर रखा जाता है, उसके बाद कंपनी की आवश्यकता खत्म, आप अलग चले गए, दूसरे को रख लिया, तो निश्चितता भी नहीं होती है। तो हमारे जो बिहार और उत्तर प्रदेश के युवा हैं, सरकारी नौकरियों में जाने का जो जाने की रुचि है उनकी इसीलिए बढ़ जाती है कि हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते हैं। हाँ बिल्कुल, हमें ये बात पता होती है कि हाँ अगले महीने हमारी सैलरी आएगी, तो कुछ काम भी हो जाते हैं। अब पता लगता है कि आपको 10,000 की आवश्यकता है, आपने बैंक से लोन ले लिया, अगले महीने में इत्तेफाक से आपको कंपनी से निकाल दिया गया, तो वो 10,000 आपका कर्जा है ही, और साथ में आगे के निर्वहन के लिए आप फिर कर्जा लेंगे, तो कर्ज से डूब जाते हैं। तो कहीं न कहीं इसमें अच्छा मध्यम वर्गीय लोग हैं, ये भी नहीं कि कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। जनसंख्या भी, बिहार का जनसंख्या घनत्व तो आप देख ही सकते हैं कितना अधिक है। तो कहीं की सरकारी नौकरियां जो है वो मध्यम वर्ग के लिए आवश्यक बन जाती है। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा बैक साइड चले, 2012, 13 और 11 का जो टाइमिंग था, हम लोग का जो टाइमिंग था, हाँ, उस समय रेलवे में भर्तियां कुछ ज्यादा होती थी शायद। रेलवे में तो अभी भी भर्ती ज्यादा हुई है। 2019 में आप उठा करके देखिए, 18-19 में तो मामूली नहीं था, 1 लाख प्लस सीटें तो हमने ग्रुप डी में देखा। 2019 वाला में, 19 वाले में ज्यादा था। 13 यदि 12-13 में जाए तो वहां थोड़ा सा ज्यादा था, क्रेज एक अलग प्रकार का था विद्यार्थी में। हमने देखा था कि जब 2012 में हम पटना जब आए थे, हर गली में, हर लॉज, हर इंस्टीट्यूशन पूरी तरीके से एकदम भरा हुआ है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, रोड पर बैठ के सेट लगा रहे हैं, लेकिन वो आज उतना नहीं दिख पाता जो 2011-12 में दिखता था। देखिए, उसके और भी कारण हुए, महंगाई बढ़ा। हाँ, महंगाई बढ़ने के साथ साथ आप सोचिए कि मुझे भी याद है कि मैं जब 2011 में किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ता था, तो उस समय मैथ्स की इंडिविजुअल अगर मुझे मैथ्स की क्लास करनी होती थी तो मैं 8,000-9,000 रुपए उसमें पेमेंट की। हाँ, 8,000 रुपए, हाँ, बिल्कुल 11-12 में था ही। और उस 8,000 के मुकाबले में अगर इस समय के 8,000 रुपए और उस समय के 8,000 रुपए रखे जाए, इस समय का 12,000 उस समय का 8,000 बराबर हुआ। वैल्यू ज्यादा थी। अभी महंगाई ज्यादा हो गई है, और वर्तमान समय में जो कोरोना कालखंड आया, वहां से कहीं कहीं जो ऑनलाइन क्लासेस थी वो ज्यादा शुरू भी हुआ, क्योंकि लोग विवश हो गए ऑनलाइन पढ़ाने का, और उसका भी एक कहीं कहीं परिणाम रहा है, जिससे कि ऑफलाइन जो मार्केट है वो गिरी है। ऑफलाइन मार्केट गिरी है तो ऑनलाइन तो चढ़ा है। ऑनलाइन एक अच्छा सोर्स, और वो सुविधाएं भी है। बच्चे ऑनलाइन में एक बार अपने कोर्स परचेज किए, जरूरत पड़ा तो वो दोबारा अपने से देख लेते हैं, तिबारा देख लेते हैं, जितने बार उनको मन करता है उतने बार देखते हैं। तो ऑनलाइन का एक अलग बेनिफिट है। लेकिन क्रेज देखेंगे, जैसे अभी देखिए जो रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आई, उसमें करीब 8,000 के करीब सीट है, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट लेवल को मिला दे तो 8,000 के करीब सीट है। तो क्या इतनी ही सीट आनी चाहिए या इससे बढ़नी चाहिए थी? देखिए, निश्चित रूप से ये भर्ती किसी विशेष राज्य के लिए तो होती नहीं है, नहीं, सभी राज्य के लोग भरते हैं भारत में। तो सीट तो थोड़ा सा है कम, लेकिन अगर सरकार ऐसे छोटे छोटे मतलब कम सीटें निकाल करके भी अगर रेगुलर रखती है, रेगुलर रखती है, तो मुझे लगता है अच्छा रहता है। युवाओं पर कोई असर बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, आराम से युवा एंजॉय करके पढ़ेंगे, पढ़ करके नौकरी लेंगे, और धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधरते जाएगी। बिल्कुल। आप 8,000 ही जॉब दे रहे हैं हर साल तो बहुत अच्छी है, 5,000 ही दे रहे हैं तो कम से कम हर साल दीजिए। युवाओं यही चाहते हैं, यंग जनरेशन का नाम यही है कि भाई आप 2,000 ही भर्ती निकालिए, लेकिन हर साल निकालिए, हर साल निकालिए।
अच्छा चलिए, इधर से तेजस्वी तो राघोपुर से जीत गए जी। लेकिन उनका भाई तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा से हार गए। महुआ विधानसभा से। और महुआ विधानसभा में तेज प्रताप बहुत दिन से कदम जमाए हुए थे और उन्होंने काम भी किया। यदि आप महुआ विधानसभा में जाए, मैं गया हूं वहां पे पर्सनली, जाएंगे तो आप देखेंगे वहां काम भी हुआ है। लेकिन फिर भी इस बार तेज प्रताप यादव को हार का सामना करना पड़ा। इसका मुख्य भूमिका किस रूप में आप देखते हैं? तेज प्रताप यादव का कारण बना या फिर पार्टी का कारण बना, क्या बना? देखिए, कहीं कहीं जो कहते हैं ना कि परिवार जब टूटता है तो नुकसान ही होते हैं, लाभ नहीं होते। परिवार के टूटने से नुकसान होता है, लाभ नहीं होता है। एकता में जो बल है वो बिखरने में बल नहीं होता है। तो कहीं कहीं जो स्ट्रेटजी तेज प्रताप की थी, तेजस्वी जी की थी, उस स्ट्रेटजी में कमी तेज प्रताप में रह गई। उन्होंने पार्टी तो बना लिया लेकिन उसके अनुरूप उनकी ना तो जनसभाएं हुई, उस हिसाब से ना तो उनके कहीं कहीं काम में भी कमी रही होगी। जनता इस चीज को समझा और उसने मना भी कर दिया, इनकार और ये भी चीज देखा गया है सर कि जब चीजें बिखरना चालू होती है ना जी, तो एक चीज नहीं बिखरती है, आपको लगता है धीरे धीरे बहुत चीजें बिखर जाती है। हाँ बिल्कुल बिखर जाती है, उसको समेटने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। शायद यही कारण बना है तेज प्रताप का हार का कारण एक मुख्य कारण है। तो क्या लगता है फिर से अगले बार जब 5 साल अगली बार मेहनत करेंगे, अगली बार मेहनत करेंगे तो फिर उसका परिणाम हो सकता है कि निकले। अच्छा, ये चांस बनता है कि यदि तेज प्रताप यादव आरजेडी से ही चुनाव लड़ते महुआ विधानसभा से, जी, क्या चांस बन रही थी? देखिए, अगर आरजेडी से चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप से वहां पर आरजेडी फिर अपनी किसी कैंडिडेट को खड़ा नहीं करती, वोट बढ़ता नहीं, और जब वोट बढ़ता नहीं तो निश्चित रूप से जीत जाते। प्रशांत किशोर को किस रूप में देखते हैं? प्रशांत किशोर तो 243 सीट पे लड़े और उन्होंने दावा किया था कि यदि हमें 120 सीट भी आएगी तो मैं हार मानूंगा, 130 सीट भी आएगी तो मैं हार मानूंगा, यदि हमें 150 सीट आती है तो मैं मानूंगा कि मेरी जीत हुई है और मुझे जनता पसंद करती है। देखिए, प्रशांत किशोर जी बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है। लेकिन यहाँ पर बहुत आपने अच्छा प्रश्न उठाया। उन्होंने इस तरह से दावा भी किया था कि अगर 130 भी आता है तो भी मैं हार मानूंगा, 120 आता तब भी हार मानूंगा। लेकिन शायद साइंस, उन्होंने सब कुछ पढ़ा, साइंस पढ़ा, उन्होंने मैथ पढ़ा, लेकिन शायद उन्होंने इतिहास भारत का नहीं पढ़ा। भारत के इतिहास में आप देख सकते हैं योग्य व्यक्तियों का महत्व नहीं है। सर मैं जीता जागता एग्जांपल बता दूं आपको, केसी सिन्हा हमारे हार गए। इतने इंटेलिजेंट व्यक्ति, इतने अच्छे मैथमेटिशियन, जिनके बुक पढ़कर हम लोग बड़े हुए, बुक पढ़ करके आज इतनी नॉलेज इकट्ठा की है। आज यदि हमारे पास मैथमेटिक्स में नॉलेज है तो उसका योगदान आप मानेंगे केसी सिन्हा का लगभग 30% है। हाँ बिल्कुल है, इतनी योगदान है सर। और ये हम में नहीं, बिहार के जितने जनता देख रहे होंगे सभी में केसी सिन्हा का बुक कहीं ना कहीं पढ़े हैं। और बिहार नहीं, पूरे भारतवर्ष में यदि आप देखें तो केसी सिन्हा का बुक यूज हुआ है और बिहार के जनता उनको वोट नहीं दिया, लाइक नहीं। इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे अगर आपको कहना हो तो आप क्या कहेंगे कि बिहार की जनता क्या नहीं चाहती है? क्या कि पढ़े लिखे लोग जो है कि वो नेता बने? नहीं सर, देखिए हमारा प्रोस्पेक्ट ये कहता है ना कि बिहार की जनता ये नहीं देखती है कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं देखे हैं। ये देखती है कि आप किस पार्टी से चुनाव लड़ने आए हैं, आप कितने अच्छा जुमला फेंक सकते और कितने अच्छा वक्ता हैं, कितना आप फेंक सकते हैं। ये बिहार की जनता जो है ये एक्सेप्ट करती है, इस चीज को करती है। हालांकि जनता यहाँ पर सुन भी रही होगी, क्योंकि सोचिए केसी सिन्हा का हम उम्मीद नहीं किए थे सर, क्योंकि केसी सिन्हा एक विद्वान व्यक्ति है। आप किसी भी पढ़े लिखे को देख लीजिए, इस बार के बिहार के चुनाव में जितने पढ़े लिखे लोग खड़े थे, आप केसी सिन्हा का ले लीजिए, प्रशांत किशोर का पार्टी ले लीजिए, यादव जी का ले लीजिए, विपिन यादव का ले लीजिए, मनीष कश्यप, यानी ये जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, ये सभी लोग चुनाव में धराशायी हो गए। बिहार की जनता को कतई नहीं मंजूर है कि पढ़े लिखे लोग नेता बने या बिहार का मुख्यमंत्री बने। हाँ तो भाई जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे नॉलेज वाले व्यक्ति हैं वो, और जनता कहीं सीख भी देती है। और ऐसा नहीं, जनता ये सीख देती है सर, इंटरेस्टिंग बात है, जनता ये सीख देती है कि यदि आप पढ़े लिखे हैं तो सिर्फ आपका जो काम है वही करिए। आप ज्यादा पैर हाथ मत मारिए, ज्यादा उसका नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। और ये झेलने को मिलेगा कहीं ना कहीं। आप सोचिए प्रशांत किशोर को भी इसका सामना करना पड़ेगा। मनीष कश्यप भी सोचिए पत्रकारिता छोड़ करके राजनीतिक में घुसे, पहले बीजेपी में रहे, फिर आ गए जनसुराज में, और जनसुराज से उनकी झटका लगी, नहीं जीत पाए। अब क्या करेंगे मनीष कश्यप? फिर से पत्रकारिता करेंगे या फिर राजनीतिक में रहेंगे? मुझे लगता है कि पत्रकारिता उनके लिए उपयुक्त होगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मनीष कश्यप
जब प्रारंभिक रुझान आ रहे थे, हाँ। मैं तो देख रहा था उस समय, प्रारंभिक रुझानों में जब वो आगे चलना शुरू किए, हाँ। मुझे बहुत खुशी मिली। लगा था कि निकल जाएंगे। मुझे ये लगा कि अब कहीं कहीं बिहार बदलेगा, लेकिन हार तो जरूर गए, लेकिन फिर भी अच्छा उठ पाए। इसमें कोई ऐसा नहीं कर सकता है कि जमानत उनकी जब्त देखिए, हारना जितना तो खैर अपनी जगह पे है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर यह प्रयास उनका जारी रहा तो निश्चित रूप से अगला विधानसभा चुनाव में और कुछ और भी अच्छे कार्य किए तो अगला विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव उनका होगा। हम देखिए, चूंकि हम मैथ के टीचर है तो राजनीति का बहुत ज्यादा हमारे पास ज्ञान नहीं है, तो है नहीं। लेकिन हम थोड़ा सा ये सेक्शन देखते हैं तो न्यूज में आ रही थी कि प्रशांत किशोर के 99% प्रत्याशी का जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त का इन द सेंस ये है कि यदि आप कुल वोटों का 1/6 वोट नहीं ला पाते हैं, एक बाउंड्री रखी जाती है कि यदि आप चुनाव में लड़ते हैं तो उस चुनाव में नहीं लाते हैं तो जो आपकी जमानत की राशि होती है, जो जमा की जाती है, वो फिर आपको वापस नहीं मिलती है, वो जब्त हो जाती है। और नेक्स्ट टाइम क्या लगता है कि जनसुराज दोबारा से पार्टी खड़ा करेगी? देखिए, निश्चित रूप से लड़ेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने इस तरह से, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी बातों को खुल करके उन्होंने रखा इस बार चुनाव में, अब पूरी ओपन जितना इन्होंने शिक्षा, रोजगार पर बात किया है, वो एकदम मैंने कहिए तो लग रहा था कि नहीं, ये तो जो राजनीति का ये पार्ट है वो यही है और हकीकत यही दिलाएंगे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जनता 0 पर सिमटा दी, एकदम लड्डू मिल गया। ये बड़ा सोचनीय, ये थोड़ा सा प्रशांत किशोर सर के लिए सोचने वाली बात। कम से कम 2-4 सीटें बिहार के जनता को सोचनी चाहिए थी। हाँ। जहां लगता है कि अच्छे उम्मीदवार खड़ा किए हैं, जबकि उनसे अच्छी सीट सोचिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के ला दिए 5 सीट उन्होंने जीता। हाँ। ये एक बड़ी बात है और ये निश्चित रूप से उनके समक्ष चुनौतीपूर्ण है कि बाहर से कोई आकर के 5 सीट निकाल ले रहा है और बिहार के रह करके जिनका इतना नाम था, उन्होंने काफी अच्छा प्रचार भी किया था, तो 0 सीट में सिमट गए। विपिन सर को आप कैसे देख रहे हैं? हम लोग तो उम्मीद किए थे कि हमारे कम्युनिटी से चलिए एक विधायक निकल जाएंगे, सदन में रहेंगे तो काम आएंगे। मुझे लगता है कि विपिन सर को देखते हुए अब हम लोग भी कभी भविष्य में चुनाव लड़ने के बारे में नहीं सोचेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप क्योंकि बिहार की जनता को पढ़े लिखे लोग लगा है कि मंजूर नहीं, तो यदि मंजूर नहीं रहते तो फिर हमारे विपिन सर मुखिया कैसे बन पाते हैं? बन गए। लेकिन निश्चित रूप से विपिन सर ने मेहनत भी किया। हाँ, देखिए, विपिन सर का तो कहना ही था कि हम चुनाव में 1 रुपया नहीं बांटेंगे, बांटा नहीं, उन्होंने 1 रुपया बांटा भी नहीं। कल मैं उनका एक वीडियो देख रहा था जिसमें उन्होंने अपने अकाउंट को पूरा एकदम 1-1 रुपया कैसे कैसे आए हैं, क्योंकि एक अकाउंट खुलता है चुनाव में, सिर्फ उसमें जो फंडिंग होती है, जो राशि मिलती है, उससे खर्च करना होता है। उन्होंने 1-1 रुपया निकाल करके दिखाया कि देखिए मेरे पास सिर्फ इतनी राशि आई थी, चुनाव में कितने खर्च हुए उसका भी उन्होंने आंकड़ा। अच्छा, एक चीज देखिए, विपिन सर ठीक है खर्च नहीं किए, लेकिन क्या खर्च करते तो जीतने की संभावना था? अब ये तो फिर आगे देखा जाता, पैसा रोल प्ले करता है। कहीं कहीं इस चुनाव में मैं पिछले कुछ सालों से ऐसा देख रहा हूँ कि चाहे वो बिहार विधानसभा का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, इसमें कहीं कहीं पार्टी का रोल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टी के नाम पे सरकार बन, पार्टी का भी रोल रहता है और बहुत हद तक पैसा का भी रोल रहता है। यदि आप बहुत अच्छे पार्टी से हैं और पैसा नहीं है तो थोड़ा सा सर प्रभाव तो पड़ता है। लेकिन यदि आप जीता जागता एग्जाम्पल इस बार देखें हमारे अलीनगर विधानसभा का, जिसमें मैथिली ठाकुर ने जीत हासिल किया, बहुत बड़ी बात रही। और सबसे यंगेस्ट एमएलए के रूप में मैथिली ठाकुर मात्र 25 साल में एमएलए बनी। क्या ये बीजेपी से नहीं आकर के निर्दलीय आती या किसी और पार्टी से आती तो क्या संभावना था जीतने का? देखिए, एक बड़ा प्रश्न है और जहां तक आपने पूछा कि अगर वो बीजेपी मतलब एनडीए से ना होती, बीजेपी से ना होती तो क्या वह विधायक या विधायिका बन सकती थी? मुझे लगता है कि मुश्किल होता, थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता ये, क्योंकि कहीं कहीं पार्टी के नाम पर जो जीतने वाली बात है वह प्रभावित किया है, प्रभावित किया है सर। कहीं ने एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें एक मीडिया वाले एक व्यक्ति से पूछ रहे थे, तो वो व्यक्ति ने कहा था कि मोदी के नाम पर एक कूता भी आएगा तो हम वोट उसको करेंगे। तो बगल में एक व्यक्ति खड़े थे, वो कह रहे हैं कि कूता ही कूता को वोट करेगा। तो का नाम यह है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे मतलब वर्चस्व बनाए हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति को आप खड़ा कर दीजिए, हम आपको वोट करेंगे। हाँ, इसका तो कहीं कहीं अब चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका हो रही रहा है, क्योंकि बहुत जगह आप देखेंगे इस बार के चुनाव में कि बहुत जगह ऐसी हुई हैं जहां
पार्टियां की वजह से चुनाव जीती गई। बिल्कुल, पार्टियों की वजह से। देखिए, मैथिली ठाकुर जी का समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत योगदान रहा है सर। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान, गायिका के रूप में जो पहचान उन्होंने पाया है, अवार्ड्स जीते हैं, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन कहीं न कहीं अगर हम लोग अपने विशेष क्षेत्र के लिए जो सेवा भाव एक कार्यकर्ता के रूप में समाज को लाभ पहुंचाने की बात रही है, उसमें तो उन्होंने बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं किया मैथिली जी ने। बिल्कुल, बहुत ज्यादा कहा। एक वीडियो में वायरल हो रहा था कि मैथिली ठाकुर को एक बार गांव बुलाया गया था कुछ छठ वगैरह में जी। तो उन्होंने कुछ पैसा का डिमांड किया था और गांव वालों ने उतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया, तो मैथिली ठाकुर नहीं आई थी। शायद अभी क्या है, झूठ है कि सच है मुझे नहीं पता, जो भी मामले हो, हाँ मामले चाहे जो हो, तो योगदान तो खैर रहा है, पार्टी का योगदान तो बिल्कुल रहा है। हाँ, और पार्टी के नाम पर जीत तो कहीं कहीं होती ही है। अगर मैं देखूं कि अगर बीजेपी से सपोज कर लीजिए, मनीष कश्यप जी पहले बीजेपी से ही थे, हाँ, लोकसभा चुनाव में ऐसा हुआ कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन इत्तेफाक से लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला। और उसके बाद अगले विधानसभा चुनाव की बात भी थी, लेकिन संयोग से उनके साथ एक घटना भी घटित होती है, आप जानते ही हैं, पीएमसीएच वाली जो पटना में, तो उसके बाद हाथापाई वगैरह होता है। उसके बाद से वो नाराज भी होते हैं पार्टी से, बीजेपी से, वहां से निकल करके और अभी चुनाव लड़े हैं। तो मुझे लगता है कि अगर बीजेपी से होते तो निश्चित रूप से जीत जाते। उन्होंने अच्छा कार्य भी किया था और वो जनता के बीच में उनकी पहचान भी थी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसी पढ़े लिखे लोगों को रिजेक्ट किया गया, केसी सिन्हा हो गए, विपिन कुमार हो गए, मनीष कश्यप हो गए, ऐसे लोगों को रिजेक्ट किया गया चुनाव में, नहीं जीत पाए, तो क्या इस माहौल को देख करके खान सर को राजनीतिक में आनी चाहिए? मुझे लगता है कि शिक्षण कार्य अगर करें तो बेहतर है। सेवा का जो भाव है, जो समाज सेवा की बात है, वो जिस प्रकार से खान सर, अभी बहुत सारे तरीके हैं। एक तो शिक्षण कार्य करके वो कहीं कहीं समाज में युवाओं के लिए या लोगों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बने हुए हैं, सेवा भाव वो भी दे रहे हैं। और अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि कितना बड़ा उन्होंने कार्य किया है, कि जगह जगह हॉस्पिटल उन्होंने खुलवाया। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई 80,000 जहां पर खर्चे जिन चीजों के लग सकते हैं बीमारियों के, वहां पर सिर्फ 20,000 में, 15,000, 20,000 में आपके काम हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से एक बड़ा कार्य तो वो कर ही रहे हैं, सेवा का भाव वो भी है। जरूरी नहीं कि हम नेता ही बनकर के सेवा का। तो ये मान कर चलिए कि राजनीतिक में खान सर आने वाले समय में आते हैं जी, तो क्या लगता है, खान सर की जीत लगती है? मुझे लगता है कि शिक्षक को इस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है मेरे हिसाब से। ओझा सर को भी आप देख लीजिए, एग्जाम्पल ओझा सर को देख लीजिए, ओझा सर कितना मेहनत किया था उन्होंने, और हार गए। तो मुझे लगता है कि जिस शिक्षक के माध्यम से आप एक छात्रों के बीच में अपना सम्मान बनाए हुए हैं राष्ट्रीय स्तर पर, भाई खान सर का नाम तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, पटना वाले खान सर, पटना वाले खान कौन नहीं जानता है। तो मुझे लगता है कि जो छवि उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बरकरार रखा है, उस छवि को हमेशा बनाए रखना है। और बनाए रखने के लिए आपको एज ए टीचर ही रहिए तो ज्यादा बेहतर है। वो चुनाव में उतरने की आवश्यकता, चुनाव में उतरे तो समझिए, तो स्वाभाविक है कि अगर किसी पार्टी से लड़ेंगे या चुनाव से लड़ेंगे तो कुछ लोग आपसे नाराज हो जाएंगे, दूसरे कहेंगे दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, फिर तो ये भाजपा ही है, फिर तो ये जो, हालांकि बीच में माहौल बना था सर, बीच में लोग कह रहा था कि लगता है कि खान सर को भी टिकट मिले। उन्होंने कहा भी था कि चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, कहा था, हाँ उन्होंने कहा दिया स्पष्ट। ये बात सुनने में आया था, स्पष्ट मीडिया पे तो मुझे लगता है नहीं कहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने शायद कहा था किसी से कि नहीं हम उतरेंगे नहीं चुनाव में, ऐसा बोल दिए थे। नहीं तो हमने नहीं सुना था। अच्छा बात है सर, देखिए यही सीख मिलती है कि आप एज ए टीचर यदि काम कर रहे हैं और बेहतर काम कर रहे हैं समाज के लिए, तो आप राजनीतिक में ना ही आइए तो ज्यादा बेहतर है। मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। विपिन सर को दोबारा से उतरना चाहेंगे? अब चुनाव तो लड़ ही चुके हैं, तो मुझे लगता है कि अगर वो भी तो जनता के लोग होंगे, उनके विधानसभा के वो लोग जो बार बार रिस्पेक्ट करेंगे विपिन सर से, तो मुझे लगता है कि अगर एक बार वो चुनाव में उतरे हैं तो फिर दोबारा उतरने की आवश्यकता है उनको, और लड़ने नहीं हटना है, पीछे नहीं हटना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि चांस अगला बार बन रहा है, अगला बार तो चांस मुझे लगता है कि अगर लड़े तो काम बन सकता है। और लड़े तो ये चीज को ध्यान दे, सोचे कि कोई किसी पार्टी से लड़े तो ज्यादा बेहतर होती है। निर्दलीय लड़ने में थोड़ा सा, उनका विचार तो अच्छा था, उनकी सोच बहुत अच्छी थी। तो सोच के अकॉर्डिंग बिहार की जनता चुन कहाँ रही है? समस्या तो इस बात का, प्रशांत किशोर का सोच गंदा था, मनीष कश्यप का सोच गंदा था, पढ़े लिखे लोगों को बिहार की जनता कहाँ चुन रही? केसी सिन्हा का हमारा सोच गंदा था, लेकिन देखिए स्थिति बन गई। और युवाओं के लिए तो और भी अच्छा रहता। युवा के लिए अगर युवा कोई विधायक बनता, युवा कोई मुख्यमंत्री बनता, तो मुझे लगता है कि वो बिहार की जनता के लिए, बिहार के युवाओं के लिए और भी अच्छा होता। अच्छा, ये सबसे चर्चित विधानसभा जो था वो छपरा विधानसभा, छपरा खेसारी लाल यादव, खेसारी लाल यादव जी बहुत चर्चित विधानसभा रहा। इस बार का मैंने कही तो हॉट पॉइंट था, हॉट पॉइंट। लेकिन खेसारी लाल यादव बेचारे हार गए।
और एक छोटी कुमारी वहां से जीती है बीजेपी से। ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया था जिनको दूध से नहलाया गया, इतनी पॉपुलैरिटी बटोरा गया, अखिलेश यादव तक आए छपरा में, उसके बावजूद भी खेसारी लाल यादव परास्त हो गए। जनता ने रिजेक्ट किया। और चूंकि खेसारी लाल यादव का मुद्दा केवल रोजगार, शिक्षा, डेवलपमेंट इस पर रहा। देखिए, जनता को जो मंजूर था जनता ने किया। हालांकि खेसारी लाल यादव ने काफी मेहनत किया था, बहुत काफी संघर्ष किया था। और जिस तरह से अपनी बातों को, मैं तो एक बार इंटरव्यू सुन रहा था उनका, जिस तरह से अपनी बातों को वो जनता के बीच में रख रहे थे, लग रहा था कि कोई इंटेलेक्चुअल व्यक्ति ही बात कर रहा होगा। और उनकी बातों को सुन करके बहुत लोग इंस्पायर हो पाए, बहुत लोग इंस्पायर हुए। हम जब सुन रहे थे तो हमें लग रहा था कि कोई पढ़ा लिखा पीएचडी किया हुआ व्यक्ति महसूस ही नहीं हो रहा था ऐसा। लेकिन सर, जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ आदमी अभी भी जमीनी स्तर से उनकी आप उनसे लोगों को, देश के जितने भी युवा हैं उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों से ही प्रेरणा ली जाती है जो व्यक्ति जीवन में इतना संघर्ष किया हो। अब ये तो कहना अच्छा नहीं है यहाँ पर कि मैंने सुना ही है कि कभी दिल्ली में चांदनी चौक या कहीं पर उन्होंने लिट्टी चोखा, बाटी चोखा वगैरह बनाते थे। आप पास्ट का इनका वीडियो भी देखेंगे सर तो संघर्ष आपको दिख जाएगा, खेसारी लाल यादव का क्या संघर्ष रहा है, क्योंकि जमीनी स्तर से उठा हुआ व्यक्ति। अगर जीतते तो और भी प्रेरणा की बात होती कि किस तरह से उठा हुआ व्यक्ति और किस तरह से वो विधायक बने। ये सदन में जा सकते हैं। ये बहुत प्रेरणा की बात। लिट्टी चोखा बेचने वाला व्यक्ति सदन में जा सकते हैं। और आज भी सोचिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है खेसारी लाल यादव जी का। अच्छा, ये बहुत बड़ा नाम है गायकी क्षेत्र में, यदि लेकर के चले बहुत बड़ा नाम। लेकिन क्या ये गायकी वाला क्षेत्र से हट करके जब आप राजनीति के क्षेत्र में गए और राजनीतिक में आप हार गए जी, तो फिर से आप गायकी में तो लगेंगे ही, क्योंकि मेन आपका प्रायोरिटी काम यही है। मैं तो यही जानता हूँ कि कभी भी अपना मूल काम नहीं छोड़ना चाहिए इंसान को। तो क्या ये थोड़ा प्रभाव डालेगा गायकी में? नहीं, मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। नहीं डाले, क्योंकि कुछ लोग ऐसे जीवन में होते हैं जिनकी छवि जनता के बीच में सिर्फ इतनी होती है कि यह बहुत निश्चल व्यक्ति है। और मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव जी जो है वो बहुत ही निश्चल व्यक्ति है, बहुत ही एक विनम्र स्वभाव के, बहुत कुशल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। बिल्कुल। और उन्होंने जिस तरीके से अपने विचारों को जनता के सामने रखा था जी, हम लोगों ने सुना मीडिया के माध्यम से, वो विचार सुन करके लगा कि ये व्यक्ति नफरत के काबिल नहीं है। हाँ बिल्कुल।